नमस्ते बच्चों। आज की कहानी हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं सिखाती बल्कि जीवन को समझना भी सिखाती है। याद रखो, जो समय के अनुसार खुद को बदलना सीख लेता है वह हर मुश्किल में आगे बढ़ता है। चलिए अब इस कहानी को ध्यान से पढ़ते हैं और इससे कुछ अच्छा सीखते हैं। ये हमें बच्चों आज हम कार्यपत्रक 24 पढ़ने वाले हैं। इसमें एक शिक्षाप्रद कहानी दी गई है जिसमें हमें ये सीख मिलती है, केवल मजबूत होना ही काफी नहीं होता, समय के अनुसार झुकना और समझदारी दिखाना भी जरूरी होता है। तो इस कहानी का तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक नंबर 24, गद्यांश पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पा। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले बच्चों इस कहानी का पूरा सारांश मैं आपको एक सरल भाषा में समझा देता हूँ। एक नदी के किनारे ताड़ का एक बहुत बड़ा और मोटा मजबूत पेड़ था। ताड़ के पास ही सरकंडे के कुछ पौधे उगे हुए थे। सरकंडू के तने नरम और लचीले थे। एक दिन तेज आंधी आती है। आंधी में ताड़ का पेड़ जो बहुत मजबूत था बीच से टूट गया और सरकंडू के पौधों पर गिर पड़ा। लेकिन सरकंडू के पौधे को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वे आंधी के साथ झुक गए। ताड़ का पेड़ ये देखकर हैरान हो गया और सरकंडू से पूछा, तुम तो नरम और कमजोर भी हो, फिर भी आंधी तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ पाई और मैं मजबूत होते हुए भी टूट गया, क्यों? सरकंडू ने उत्तर दिया, ताड़ भाई, आपने अपनी शक्ति के घमंड में झुकना नहीं सीखा। हम नरम हैं इसलिए आंधी के साथ झुक गए और सुरक्षित रहे। तो बच्चों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, घमंड नुकसान पहुंचाता है, लचीलापन हमें बचाता है, समय के अनुसार झुकना बुद्धिमानी है। तो इस कहानी को एक बार हम पढ़ते हैं। एक नदी के किनारे ताड़ का भारी पेड़ था। वह बहुत मोटा और मजबूत था। उसके निकट ही सरकंडे के कुछ पौधे उगे हुए थे जिसके तने नरम और लचीले थे। एक दिन जोर से आंधी आई। ताड़ का पेड़ बहुत मजबूत होते हुए भी बीच से टूट गया और सरकंडू के पौधों पे बीच जा गिरा, परंतु सरकंडू के पौधों को किसी प्रकार की कोई हानि न हुई। यह देखकर वह हैरान हुआ और वह उनसे पूछने लगा, क्या कारण है कि नरम और कमजोर होने पर भी आंधी तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकी, जबकि मजबूत होते हुए भी मैं टूट गया हूँ? तो सरकंडू के पेड़ ने उत्तर दिया, बोला, ताड़ भाई, आप अपनी शक्ति की अकड़ में झुके नहीं और टूट गए, परंतु हमने नरम होने के कारण झुककर आंधी की प्रभुता स्वीकार की और सुरक्षित रहे। तो बच्चों इस कहानी का सार मैंने आपको पहले बता दिया था। अब करते हैं इसके प्रश्न उत्तर का हल। प्रश्न संख्या 1, नदी के किनारे किसका पेड़ था? ताड़ का। प्रश्न संख्या 2, ताड़ के निकट कौन कौन से पौधे उगे हुए थे? सरकंडे। प्रश्न संख्या 3, ताड़ के पेड़ की क्या विशेषता थी? बहुत मजबूत था। प्रश्न संख्या 4, नरम और कमजोर होने पर भी आंधी सरकंडू का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्यों? क्योंकि सरकंडे नरम होने के कारण आंधी में झुक गए और आंधी की शक्ति को स्वीकार कर लिया, इसलिए वे सुरक्षित रहे। प्रश्न संख्या 5, आंधी ने ताड़ के पेड़ को क्या नुकसान पहुंचाया? आंधी से ताड़ का पेड़ बीच से टूट गया और गिर पड़ा। प्रश्न संख्या 6, सरकंडू के पौधों की विशेषता बताएं। सरकंडे के पौधे नरम और लचीले होते हैं, इसलिए वे आंधी से झुक जाते हैं और टूटते नहीं है। तो बच्चों इस पूरी कहानी से यही सार निकलता है, जो समय के अनुसार झुकता है वह क्या सुरक्षित रहता है। यदि बच्चों ये कहानी आपको समझ में आई तो हमारे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो का पूरा विश्लेषण आप देखें। इस कार्यपत्रक से हमने कहानी को गहराई से समझा, सही गलत में अंतर किया, नैतिक शिक्षा ग्रहण की, प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखना सीखा। कार्यपत्रक 24 हमें यही सिखाता है कि जीवन में घमंड नहीं, समझदारी जरूरी है। जो समय के अनुसार झुकना सीखता है वह क्या होता है? सुरक्षित रहता है। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी बताना। नमस्ते बच्चों, आज हम सीखेंगे अपनी समस्या को सही शब्दों में कैसे लिखते हैं। जो बच्चा अपनी बात अच्छे से लिखना सीख जाता है वही आगे चलकर समाज में अपनी आवाज उठाता है। लिखना सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, जीवन के लिए भी जरूरी है। तो इस प्रार्थना पत्र से आसान तरीके से समझते हैं और अपनी समस्या लिखना शुरू करते हैं। तो हम कार्यपत्रक 25 शुरू करते हैं और इसमें एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस प्रार्थना पत्र को आसान तरीके से समझते हैं और दी गई शिकायत के बारे में लिखना शुरू करते हैं।
आप अपने आप को कक्षा 7 की छात्रा मानते हुए विद्यालय में छात्राओं के शौचालय की सफाई करवाने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी किसी अधिकारी को सम्मान पूर्वक अपनी समस्या लिखकर बताना। ये एक अनौपचारिक तरीके से पत्र लेखन है जिसको हम एकदम आसान भाषा में लिखेंगे। मान लो आप कक्षा 7 के छात्र हो और विद्यालय में शौचालय गंदे हैं, तो आपको अपने प्रधानाध्यापक को या प्रधानाचार्य को सफाई करवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिख के देना है। समझ रहे हो बच्चों? तो शुरू करते हैं आसान समझ के साथ सेवा में। यहाँ हम बताते हैं कि पत्र कैसे लिखा जाता है। जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं उसका यहाँ पर नाम प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक महोदय, और जिस भी जगह और स्थान के लिए प्रार्थना पत्र लिखा जाता है उसका नाम। जैसे हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो जिस विद्यालय के नाम हमें लिखना है उस विद्यालय का यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। विषय, पत्र किस बारे में लिखा जा रहा है, एक लाइन में लिखना है विषय उसे। जैसे विद्यालय के शौचालय की सफाई करवाने हेतु प्रार्थना पत्र, ये विषय होता है। विषय हमेशा इम्पोर्टेंट होता है, विषय में सारी बातें पूरा सारांश रहता है। तो जिस भी हम अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखते हैं उसके लिए कुछ संबोधन शब्द सम्मान दिखाने के लिए लिखा जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं महोदय। तो सबसे पहला अनुच्छेद हम लिखते हैं समस्या बताना, कि हमारे विद्यालय में समस्या क्या है। सरल भाषा में लिखेंगे अपनी परेशानी, समस्या क्या है। सविनय निवेदन है कि आपके विद्यालय की कक्षा 7वीं की छात्राओं, हमारे विद्यालय में शौचालय की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। शौचालय में गंदगी फैली रहती है तथा नियमित सफाई नहीं होने के कारण दुर्गंध आती रहती है। ये पहला अनुच्छेद था जिसमें हमने अपनी समस्या बताई। और दूसरा अनुच्छेद है जिसमें हमें इससे क्या परेशानियां हो सकती है ये बताना है। जैसे इस कारण छात्राओं को शौचालय का उपयोग करने में कठिनाई होती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी डर रहता है। कई बार शिकायत करने के बाद भी अभी तक उचित सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसमें हमने छात्राओं को जो शौचालय का उपयोग करने में जो कठिनाई होती है उस कठिनाई का बारे में बताया। और तीसरे अनुच्छेद में हम लिखेंगे सम्मान के साथ में अनुरोध करेंगे कि इस समस्या का समाधान किया जाए। तो वो हो जाएगी यहाँ पर, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया विद्यालय में शौचालय की शीघ्र सफाई करवाने की उचित व्यवस्था करवाने की कृपा करें ताकि सभी छात्राओं को स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण में अध्ययन कर सके। अंतिम पंक्ति में लिखना है समापन के बाद में धन्यवाद, और अंतिम थोड़ा अपना बारे में बताना है, कौन लिख रहा है पत्र। जैसे बहुदिया कक्षा 7, यहाँ पर नाम लिखना है अपना और रोल नंबर लिखने हैं, और जिस तारीख को प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख लिखना है। देखो बच्चों, इससे हमें ये सीख मिलती है अपनी बात को साफ शब्दों में लिखना ही एक आपकी ताकत है। अच्छा पत्र वही होता है जिसमें सम्मान, सच्चाई और समाधान हो। आज हमने कार्यपत्रक 25 से एक प्रार्थना पत्र लिखना सीखा जो शायद बच्चों आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने अन्य दोस्तों को भी बताना, ठीक है, ताकि वो भी इस तरीके से पढ़ाई में आगे बढ़ सके। धन्यवाद बच्चों। नमस्ते बच्चों, आज का पाठ हमें अपने गांव, वहाँ की समस्याओं और जीवन को समझना सिखाता है। जो बच्चा, याद रखो बच्चों, जो बच्चा अपने आसपास की बातों को ध्यान से समझता है वही समझदार नागरिक होता है। पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताब नहीं, जीवन को समझना भी बहुत जरूरी है। तो बच्चों शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 26। इस गद्यांश को हम आसान भाषा में समझते हैं। गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो बच्चों मैं एक बार आपको पूरा इस गद्यांश का भाव समझा देता हूँ सरल अर्थ में। लेखक इसमें सुनैना अपने गांव के बारे में बता रही है कि उसके गांव का नाम बिशनगढ़ है। गांव में अधिकतर लोग किसान और मजदूर हैं। गांव एक छोटी सी पहाड़ी पर बसा है। पहाड़ी के नीचे एक छोटा तालाब है जिसमें केवल बरसात के दिनों में ही पानी रहता। गांव की गलियां कच्ची है जो बरसात में कीचड़ से भर जाती है। गांव में पानी की कमी है इसलिए खेती केवल बरसात से ही होती। गांव के लोग गाय, भैंस, बैल, ऊंट जैसे जानवर पालते हैं। गांव में एक स्कूल है जहां बच्चे पढ़ने जाते। इस गद्यांश में हमें गांव का जीवन और समस्या और सादगी एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ रही। तो ये बच्चों इस गद्यांश का थोड़ा सा सार था और इस गद्यांश को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो शुरू करते हैं गद्यांश को पढ़ना। मेरा नाम सुनैना है और मेरे गांव का नाम
बिशनगढ़। मेरे गांव में अधिकतर लोग किसान और खेतीहर मजदूर हैं। मेरे गांव में एक छोटी सी पहाड़ी पर पुराना किला बना है। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा तालाब है जिसमें पानी केवल बरसात के दिनों में रहता है। तालाब के पास हम खेलते भी हैं। गांव की अधिकतर गलियां कच्ची है जो बरसात के दिनों में मिट्टी और कीचड़ से भरी रहती है। हमारे गांव में कुआं, जिसके कारण खेती अब बरसात के समय ही की जाती है। हमारे गांव में खेती ट्रैक्टर से की जाती है। गांव के लोग गाय, बकरी, भैंस, ऊंट आदि जानवर पालते हैं। गांव में एक स्कूल है जिसमें हम पढ़ने जाते हैं। इसका सार पहले ही मैंने आपको बच्चों समझा दिया था, तो इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न संख्या क्या है? सुनैना के गांव में अधिकतर लोग किसान और मजदूर हैं। आपके गांव में लोग क्या क्या काम करते हैं बताओ। तो बच्चों, ये आपको अपने मन से उत्तर लिखना है कि आपके गांव में लोग हैं वो क्या क्या काम करते हैं। ये सुनैना के गांव की लोगों के बारे में बताया हुआ है, किसान और मजदूर हैं। तो आप अपने गांव में बता सकते हो, मेरे गांव में लोग खेती करते हैं, कुछ लोग मजदूरी करते हैं, कुछ लोग पशुपालन करते हैं, दुकानदारी का काम भी करते हैं। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 6, सुनैना के गांव की गलियां अच्छी होने के कारण बरसात के दिनों में उनमें कीचड़ हो जाता है। इस वजह से गांव के लोग क्या क्या परेशानियां होती होगी। इसमें कीचड़ होने से बच्चों क्या क्या दिक्कतें होती है गांव में, उसके बारे में बताया गया था ऊपर। तो उसका उत्तर ये होगा, बरसात में कीचड़ होने के कारण चलने की परेशानी होती है, फिसलने का डर रहता है, गंदगी और बीमारियां फैलने का भी खतरा रहता है। प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में दिए गए समानार्थी शब्द स्थानों में लिखिए। प्रश्न संख्या 6, समानार्थी शब्द का मतलब होता है एक जैसा अर्थ रखने वाला। तो पूर्व दिशा में उदय होता है, तो सूरज का समानार्थी शब्द होगा सूर्य। सुनैना के मकान में बाजरा रखा है, मकान का समानार्थी शब्द होगा घर। प्रश्न संख्या 6, मोहित ने कहा कि आज वायु तेज चल रही है, तो वायु का समानार्थी शब्द क्या होगा बच्चों? हवा। प्रश्न संख्या 6, मेरे गांव की भूमि सबसे प्यारी लगती है, तो भूमि शब्द का समानार्थी क्या होगा? धरती। आज गगन में बादल छा रहे हैं, तो गगन का समानार्थी शब्द क्या होगा? आसमान। तो बच्चों, हमने दिए हुए कोष्टक में शब्द थे उनके समानार्थी शब्द लिखे, और हमारे लिए हमें ये सीख मिलती है, अपने गांव के आसपास की समस्याओं को समझना ही ज्ञान है। जो बच्चा सही बात लिखना सीखता है वही अच्छा उत्तर देना सीखता है। तो हमेशा याद रखो बच्चों इस बात को, हमें हमारे समाज का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो बच्चों, आपको ये कार्यपत्रक अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी बताना, ताकि वो भी एकदम आसान भाषा में कार्यपत्रक 26 को समझ सके। धन्यवाद बच्चों। नमस्ते बच्चों। तो आज हम व्याकरण का बहुत ही जरूरी हिस्सा प्रत्यय और उपसर्ग सीखने वाले हैं। तो याद रखो बच्चों, जो बच्चा शब्द बनाना सीख लेता है उसकी भाषा अपने आप क्या होती है? मजबूत हो जाती है। छोटे छोटे नियम समझकर पढ़ोगे तो हिंदी बहुत आसान लगने लगेगी। बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं आज हम कार्यपत्रक 27। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। व्यवहारिक व्याकरण, प्रत्यय और उपसर्ग प्रयोग कर पाना। तो प्रत्यय क्या होता है? एक सरल भाषा में आपको मैं समझाता हूँ। जो शब्द किसी मूल शब्द के अंत में लगकर नया शब्द बना दे उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। जैसे बच्चों, एग्जाम्पल के लिए, दर्शन कोई शब्द है और उसमें ई प्रत्यय लगने से दर्शनीय हो गया। यहाँ ई प्रत्यय है और दर्शन क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम प्रश्न 1 को हल करेंगे। दिए गए प्रत्ययों में से 2-2 शब्द बनाएंगे। हमारे को प्रत्यय दिए गए हैं, इनका एक उदाहरण दिया गया है और आगे हमारे को 2-2 शब्द बनाना है। तो प्रश्न संख्या 1 को पढ़ते हैं। तुमने देखा और पढ़ा होगा कि बहुत से शब्दों के पीछे ता, इन, आहट, आवट, आई, दार, आ, वान, मान, ई, वाला, इक आदि लगे रहते हैं। जैसे दर्शनीय शब्द दर्शन और ई प्रत्यय से मिलकर बना है। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, इन शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। दर्शनीय शब्द में दर्शन मूल शब्द है और ई प्रत्यय लगने से दर्शनीय शब्द बना है। आप भी नीचे दिए गए प्रत्ययों से 2-2 शब्द बनाएं। तो यहाँ पर बच्चों, दर्शनीय शब्द में दर्शन मूल शब्द है और ई प्रत्यय लगा हुआ है। एग्जाम्पल के अनुसार ही हमारे को प्रश्न संख्या 1 को पूरा हल करना है। प्रत्यय, उदाहरण, शब्द और शब्द। तो देखो बच्चों, पन अपनापन, बचपन
लकड़पन। आहट घबराहट, मुस्कुराहट, चिल्लाहट। इक धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक। वान पहलवान, धनवान, गाड़ीवान। वाल कार, वाला फल वाला, सब्जी वाला, दूध वाला। कार कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार। आई मिठाई, लिखाई, पढ़ाई। दार दुकानदार, समझदार, ईमानदार। तो बच्चों हमने ये भी देखा प्रत्यय जुड़ते ही शब्द का अर्थ थोड़ा बदल जाता है। ये था प्रत्यय बच्चों, जिसको हमने अच्छा से समझा। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए उपसर्गों से तीन तीन शब्द बनाए। जो शब्द किसी मूल शब्द के पहले लगाकर नया शब्द बना दे उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय हमेशा बच्चों शब्द के बाद में लगता है और उपसर्ग शब्द से पहले लगता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हमें कुछ ये उपसर्ग दिए गए हैं। अभी का बनाएंगे अभिमान, अभिशाप, अभिनय। अन का अनजान, अनमोल, अनपढ़। बद का बदनाम, बदसूरत, बदकिस्मत। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाएं। कुछ हमारे को शब्द दिए गए हैं, उनमें क्या करना है, उपसर्ग जोड़ना है और उपसर्ग जोड़ करके हमें शब्द बनाना है। जैसे ज्ञान शब्द में हमने अ जोड़ा उपसर्ग, तो क्या बना, अज्ञान। क्रम में हमने कु जोड़ा तो कुक्रम। जोर में हमने कम जोड़ा तो कमजोर। सफर में हमने हम जोड़ा तो हम सफर। वी में हमने जे जोड़ा तो विजय। बे उपसर्ग में हमने हाल जोड़ा तो बेहाल। बच्चों आपके लिए याद रखने के लिए एक ट्रिक बहुत जरूरी है। प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो इस कार्यपत्रक से हमें यही शिक्षा मिलती है, शब्दों से दोस्ती कर लो, हिंदी अपने आप आसान लग जाएगी। बच्चों आज जो समझा है वही कल अच्छे अंक दिलाएगा। तो कार्यपत्रक 27 को हमने बहुत ही आसान तरीके से समझा और ये कार्यपत्रक बच्चों आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी बताना है, ताकि वो भी समझकर, आज समझकर आने वाली परीक्षा में अच्छे अंक ला सके। धन्यवाद बच्चों।